हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट फाइन हो, खुश मस्त और बिंदास हो। अपनी जो PYQ सीरीज चल रही है टीयर फर्स्ट 2024 के 36 शिफ्ट के जो सॉल्यूशन चल रहे हैं उसमें अपना कारवां पहुंच चुका है 18 सितंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट पे, है ना। तो बच्चा अपनी नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, अपने नोट्स बनाइए बढ़िया से। और मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, आपको मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जब आप आगामी एग्जाम्स में अपीयर होगे, पेपर दोगे, तो आपको लिटरली जो इन पेपरों में लिखा है ना, इस बोर्ड पे लिख लो, ये बात लिख लो, इस कागज पे लिख लो कि जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ आपको मिलेगा ना, वही का वही आगामी पेपरों में भी मिलने वाला है आपको। देख लेना, प्रैक्टिकल कर, जब देखोगे आगे पेपरों में तो प्रैक्टिकल हो जाएगा ये चीज, है ना। चलो मैं शुरू करता हूँ भाई, शुरू करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा अपना बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें बताना है एंटोनिम किसका, जो भी अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसका। तो द अपीयरेंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन जंगल इज डिसेप्टिव इन नेचर। तो बेटा आपने को क्या बताना है, डिसेप्टिव। बात किसके बारे में हो रही है, अपीयरेंस, जो दिखावट होती है। अपीयरेंस का मतलब शक्ल या जो दिखता है। मोस्ट एनिमल्स इन जंगल, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव बेटा किससे बना हुआ शब्द, एक्चुअली डिसीव से। और डिसीव का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। डिसेप्टिव कैसा हो जाएगा, फॉल्स, है ना। फॉल्स मतलब असली नहीं है, जो अनरियल, रियल नहीं है, उसको बोलते हैं डिसेप्टिव। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा बेटा, फिर डिसेप्टिव के लिए कौन सा बन जाएगा। डिसेप्टिव का मतलब तो होता है बेईमान, और इसमें सही के लिए कौन सा शब्द है, ऑनेस्ट हो जाएगा, ऑनेस्ट, है ना। अच्छा, अब देखो डिसेप्टिव को एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं, डिसेप्टिव को और बोल सकते हैं अपने, इसका मतलब होता है टू गिव फॉल्स। और अपीयरेंस भी कह सकते हैं जिसको, इंप्रेशन भी कह सकते हैं जिसको, जिसको अपन इंप्रेशन भी बोल सकते हैं, इंप्रेशन। ठीक है बच्चा। अब इसके लिए और शब्द क्या यूज कर सकते हैं, डिल्यूजिव, डिल्यूजिव भ्रम में डालने वाला, फॉल्स। ठीक है, इल्यूजरी, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इल्यूजरी, भ्रम में डालने वाली चीजें जो कि रियल नहीं होती। ठीक है ना। ऑनेस्ट का आपको पता ही है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, अपराइट बोल सकते हैं, अपराइट बोल सकते हैं, सिंसियर बोल सकते हैं। ठीक है, कैंडिड बोल सकते हैं, कैंडिड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। एक प्यारा सा शब्द और होता है, फोर्थ राइट भी बोल सकते हैं अपने इसको, फोर्थ राइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ राइट भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग ये सारे शब्द किसके लिए है, ऑनेस्ट के लिए। ठीक है ना। अब देखो अगली किसको बोल सकते हैं, अभी जो दिखने में या सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो क्या बोलेंगे अपन इसको, अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट किस काम में, टू लुक एट, दिखने में, और या फिर टू लिसन टू, सुनने में, टू लिसन टू, है ना। इसको बच्चा अपन क्या बोल सकते हैं, हिडियस, इसको अपन बोल सकते हैं हिडियस, हिडियस। ठीक है ना। मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्टर किसको बोलते हैं, मॉन्स्टर किसको बोलते हैं, राक्षस, दैत्य, दैत्य जैसा। ठीक है ना। हॉरिबल, डरावना, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, हॉरिबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा अपना। अच्छा, इल्यूजिव शब्द है ना, इल्यूजिव है वो बेटा डिसिप्टिव को ही बोलते हैं, डिसिप्टिव को क्या बोलते हैं, इल्यूजिव बोलते हैं। ब्यूटीफुल का आपको पता ही है। ठीक है, प्लेजेंट, टू लुक एट, जो दिखने में अच्छा लगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को देखो भाई क्या दे रखा है, इसने दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन, होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक। होमोफोन का मतलब होता है सभी शब्दों का उच्चारण कैसा है, सिमिलर। होमोफोन वो वर्ड होता है जब किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा शब्दों का उच्चारण सेम हो लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो जैसे रोट हो गया, रोड हो गया, रोड हो गया, रोड हो गया, है ना, लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट है। अब रोड का मतलब होता है क्रेम करना, रट्टा लगाना, लर्न करना चीजों को। कैसे लर्न करना, बाई रिपीटिंग, लर्न बाई रिपीटिंग। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्रैम करना, रट्टा लगाने को बोल सकते हैं क्रैम करना। एक जो रट्टा शब्द अपन बोलते हैं ना बेटा, वो इंग्लिश का है, रट होता है एक्चुअल में, रट। ठीक है ना। इसके अलावा जिसको अपन बोल सकते हैं ड्रिल, जिसको अपन बोल सकते हैं ड्रिल। ठीक है ना। रो का मतलब होता है नाव को चलाना। ठीक है ना। टू मूव ए बोट, टू मूव चलाना, ए बोट किसकी सहायता से, पतवार की सहायता से। बेटा वो 2 लकड़ी सी होती है ना नाव चलाने वाली, पतवार, उसको बोलते हैं विद ओर्स, और उसको बोलते हैं विद ओर्स। ठीक है, और का मतलब पतवार होता है। ठीक है। अच्छा, इसको बोल सकते हैं कयाक, इसको अपन बोल सकते हैं कयाक, इसको अपने बोल सकते हैं कनू, इसको अपन बोल सकते हैं कनू। इन शब्दों का मतलब बेटा क्या होता है,
और भी बोल सकते हैं इसको, और भी बोल सकते हैं। और इन सभी का मतलब होता है नाव खेना। इसको हिंदी में खेना बोलते हैं, नाव चलाने को नाव खेना बोलते हैं, ठीक है ना। राइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोड हो जाती है। रोड आपको ये पता है सड़क होती है ना। तो अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? कोई लड़का है, इसने क्या किया अपनी बाइक को, अब बाइक है उसको क्या किया जाएगा? राइड किया जाएगा। और राइड की सेकंड फॉर्म क्या है? रोड है, ठीक है ना। अगर कोई टू व्हीलर चलाना है अपने को, अगर क्या चीज है? टू व्हीलर है ना। टू व्हीलर है बेटा, तो टू व्हीलर को पता है भी क्या किया जाता है? राइड नहीं बेटा, ड्राइव नहीं, उसको राइड किया जाता है। अच्छा कोई एनिमल है, एनिमल है उसको भी राइड किया जाता है। जैसे घुड़सवारी करनी है तो आप ड्राइविंग नहीं कह सकते, उसको आप राइडिंग बोलोगे। अगर चार पहिया व्हीकल है, फोर व्हीलर है, उसको ड्राइव करना बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा अपना आंसर क्या बन जाएगा? रोड बन जाएगा, ठीक है। चलो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चा अपने को क्या दे रखा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। किसके रूप में? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो शब्द क्या दे रखा है? वन हु ईट्स, जो खाता है, फ्लेश मांस, फ्लेश की जगह बेटा आप मीट भी लिख सकते हो। फ्लेश का मतलब एक्चुअल में मीट होता है। ऑफ इज ओन स्पेसीज, किसका? अपनी ही जाति का मांस खा जाता है, जो अपनी ही जाति को खा जाता है, ठीक है ना। और इसके लिए एक शब्द और भी हो सकता है, ह्यूमन फ्लेश। वन हु ईट्स, जो खाता है ह्यूमन फ्लेश, आदमियों का मांस, ह्यूमन फ्लेश। तो इसको बेटा बोलते हैं नरभक्षी, और नरभक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं उसको? कैनिबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा वीगन किसको बोलते हैं? अभी जो एनिमल्स का मीट भी नहीं खाता और एनिमल प्रोडक्ट्स भी नहीं खाता, इवन एनिमल्स का दूध भी नहीं पिएगा, छाछ दही भी नहीं खाएगा, वो कौन होता है? वीगन होता है। और वेजिटेरियन कौन होता है? वेजिटेरियन कौन होता है अभी? वेजिटेरियन होता है बेटा, वेजिटेरियन होता है जो सिर्फ मांस नहीं खाएगा, जो सिर्फ मीट नहीं खाएगा, बाकी दूध घी वगैरह तो खाएगा। और वीगन कौन से होते हैं? वो एनिमल्स का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाते, ठीक है ना। नॉन वेजिटेरियन आपको पता ही है, वन हु ईट्स फ्लेश, वन हु ईट्स फ्लेश, जो मांस खाते हैं, ठीक है ना, वो नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे। मैमल कौन से होते हैं? वन हु प्रोड्यूसेस यंग वंस, जो बच्चे पैदा करते हैं। वन हु प्रोड्यूसेस की जगह गिव बर्थ भी लिख सकते हो। प्रोड्यूसेस क्या चीज? यंग वंस। यंग वंस बोले तो बच्चे, यंग वंस, ठीक है। जो अपने ही जैसे बच्चे पैदा करने वाले होते हैं वो मैमल्स होते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा अभी। कैनिबल आपको पता ही कौन सा होता है? नरभक्षी, मांसाहारी, नरभक्षी भी बोल सकते हो जिसको, और जो अपनी ही प्रजाति को खा जाए उसको भी आप कैनिबल बोलते हो, ठीक है। तो अपना आंसर बेटा हो जाएगा कैनिबल। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दे रखा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो भी शब्द दे रखा है हमें उसका क्या बताना है बच्चा? सिनोनिम। फोरसेक का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को एबंडन कर देना। तो ये देखो एबंडन, एबंडन लिखा हुआ, गिव अप कर देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना, ठीक है ना। एक्सीलरेट का मतलब क्या होता है? टू मूव फास्टर, तेजी से चलना, टू मूव फास्टर, तेजी से चलना। जब आप एक्सीलरेटर पे पैर रखते हो तो गाड़ी धीरे चलती है या तेज चलती है? तो इसका मतलब ही एक्सीलरेट का मतलब ही क्या होता है? तेज गति से चलना। रिवील का मतलब होता है कोई सीक्रेट चीज है उसको शो कर देना, तो क्या बोलेंगे? टू शो ए सीक्रेट। शो की जगह टू मेक नोन भी कह सकते हो, टू मेक ए सीक्रेट नॉन, टू मेक ए सीक्रेट नॉन, किसी सीक्रेट को शो कर देना। एक बढ़िया सा शब्द दे रहा हूं आपको इसके लिए, डाइवल्ज, डाइवल्ज कर देना, एक्सपोज कर देना, ठीक है ना। डाइवल्ज कर देना, एक्सपोज कर देना, शो कर देना, ठीक है ना। मुझे इसमें सबसे अच्छा वर्ड लगा डाइवल्ज। इस डाइवल्ज का मतलब भी क्या होता है? शो करना, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद में बच्चा एक वर्ड है क्लच। क्लच का मतलब होता है जकड़ लेना, किसी को जकड़ना। टू होल्ड समबडी टाइटली, टू होल्ड थाम लेना, समबडी किसी को, टाइटली, टाइटली। लड़कियां बालों में जो लगाती है उसको क्लचर क्यों बोलते हैं? अभी उसको कल्चर नहीं, क्लचर बोलते हैं उसको। क्लचर, क्लचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उनके बालों को टाइटली पकड़ के रखता है ना। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं ग्रैब, ठीक है ना, ग्रास्प, ठीक है, क्लास्प, ठीक है ना। इन सभी का मतलब क्या होता है बेटा? कस के पकड़ना, जकड़ना, ठीक है। होल्ड करना भी बोल सकते हैं जिसको, होल्ड करना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर अपना क्या बन जाएगा भाई? एबंडन कर देना, एबंडन कर देना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द इडियम। हमें किसको ईडियम दे रखी है बच्चा और हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ईडियम क्या दे रखा है? पेनेलोप्स वेब, पेनेलोप्स वेब। बेटा ऐसा काम जो कभी खत्म नहीं होता। ओडिसी एक बहुत महाकाव्य है, एक अंग्रेजी साहित्य में एक महाकाव्य है ओडिसी।
तो उसमें ओडिसी क्या एक समुद्री यात्रा पर चला जाता है, वो वापस नहीं आता। तो उसकी पत्नी से शादी करने के लिए 100 शूटर आते हैं। शूटर मतलब बंदूकों वाले नहीं, वर के रूप में जो मतलब स्वयंवर में आते हैं ना वैसे। तो वो क्या करती है, उनको बोलती है कि मैं एक कोई स्वेटर बुनती हूँ, जब तक ये नहीं बुन जाएगी पूरी तब तक मैं इसको किसी से शादी नहीं करूंगी। तो वो क्या करती है, थोड़ा सा स्वेटर बुनती है और फिर उसको वापस अनरेवेल कर देती है। तो उसका टारगेट क्या था कि मुझे शादी करनी नहीं है। तो इसलिए पेनेलोप्स वेब का मतलब हो गया ऐसा काम जो कभी पूरा ही नहीं होता। तो उसको क्या बोलते हैं, एंडलेस टास्क। ठीक है, इसको एक बोलते हैं भाई, इसको एक नाम और भी बोलती है मेरे, मैं कभी आपको अभी नेक्स्ट कोई पेपर होगा उसमें बताऊंगा, इसके लिए एक शब्द और भी होता है, वो भी किसी बंदे के लिए यूज होता है, बंदे के नाम पर है वो भी। ठीक है ना, पेनेलोप ओडिसी की घरवाली का नाम था, बीवी का नाम था। ठीक है, एक डिफिकल्ट टास्क, इसको बोल सकते हैं हरक्यूलियन टास्क, ए हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क। ठीक है, हरक्यूलियन एक योद्धा था, उसको हराना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए आज भी हम कोई मुश्किल काम को करके दिखाते तो बोलते हैं एक ऐसा काम है हरक्यूलियन टास्क है। ठीक है ना, इसको अप हिल टास्क भी बोल सकते हो, अप हिल टास्क, पहाड़ी पर चढ़ने जैसा काम, अप हिल टास्क। ठीक है ना, अच्छा इंपॉर्टेंट टास्क है तो उसको क्या बोल सकते हैं अभी, क्या बोल सकते हैं, प्रेसिव मैटर। प्रेसिव मैटर बहुत ही महत्वपूर्ण काम, इसको बोल सकते हैं अपने प्रेसिव मैटर, प्रेसिव मैटर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलो भाई इसके बाद में देखते हैं तो अपना आंसर क्या बन गया, एंडलेस टास्क है तो क्या बन जाएगा, पेनेलोप्स वेब का मतलब क्या होता है, एंडलेस टास्क, ऐसा काम जो कभी खत्म ही नहीं होता। चलो एक मुहावरा लिख रहा हूं, देखना, पेंडोराज बॉक्स, पेंडोराज बॉक्स, इसका मीनिंग देखना क्या होता है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चा आपने को दे रखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, सॉरी एंटोनिम, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। अंडरलाइन में कोई शब्द अंडरलाइन कर रखा है उसको, फ्यूड। इस फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, म्यूचुअल, म्यूचुअल एनमिटी भी हो सकती है, दुश्मनी। एनमिटी, एनमिटी की स्पेलिंग देखो, इसमें आई नहीं लगाना भाई, इसमें ई एन आई नहीं होता कभी भी, ई एन एम आई टी भाई, एनमिटी। और क्वारल या फिर झगड़ा भी जिसको बोल सकते हो, क्यू यू ए डबल आर एल, क्वारल भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो इसने बोला है उल्टा, तो झगड़े का उल्टा क्या हो जाएगा अभी आपस में, क्या हो गया, हार्मनी हो गई, हार्मनी हो गई, लड़ा झगड़ा खत्म हो गया। ठीक है ना, तो इसके लिए अपन कौन से शब्दों का यूज कर सकते हैं अभी, रो, रो का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है ना, आल्टरकेशन, आल्टरकेशन, आल्टरकेशन का मतलब भी बच्चा क्या होता है, झगड़ा ही होता है। ठीक है ना, हाँ। हार्मनी किसको बोलती है भाई, हार्मनी सामंजस्य हो जाए, जब लोग एक साथ घुल मिल के आराम से रह सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हार्मनी हो गई। ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, 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 मॉडेस्टी, मॉडेस्टी, कैसा आदमी है, मॉडेस्ट आदमी है, तो मॉडेस्ट आदमी के अंदर क्या होगी, मॉडेस्टी होती है बेटा, मॉडेस्टी होती है, हम्बलनेस होती है। ठीक है ना, लवलीनेस, लवलीनेस। ठीक है ना बेटा, ये सारी इसके मीनिंग हो जाएंगे। ऑनेस्टी का मतलब आपको पता ही है, ईमानदारी। और हम्बल है, हम्बलनेस है तो यहाँ पर क्या बना दो, हम्बल बना दो, हम्बलनेस है तो हम्बल बना दो, मॉडेस्टी है तो क्या बना दो, मॉडेस्ट बना दो, कैसा आदमी, मॉडेस्ट आदमी। ठीक है ना, लो, इसको यहाँ पर क्या बना दो, लो। डाउन टू अर्थ भी कह सकते हैं इसी आदमी को, हम्बल आदमी को अपन क्या बोल सकते हैं, डाउन टू अर्थ भी बिल्कुल अपन कह सकते हैं, डाउन टू अर्थ आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। ठीक है ना, हवा में ना आने वाला आदमी। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सिचुएशन। मतलब हमें कोई सिचुएशन दे रखी है और हमें उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम का यूज करना है बेटा। ठीक है, तो आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी। साधना कोई लड़की है, वो हमेशा स्टिक करके रहेगी। स्टिक, स्टिक का मतलब होता है चिपकना, चिपक के रहना, मतलब कभी साथ ना छोड़ना। मुझे क्या, मैंने क्या सोचा था कि साधना है वो मेरे से हमेशा साथ में रहेगी। अब बट है तो इसका उल्टा लिखा आएगा। उधर उम्मीद तो क्या थी कि बंदी है वो साथ नहीं छोड़ेगी, अब इधर देखो क्या होता है आगे, वे नहीं, अब आपको पता है वो साथ छोड़ेगी। जब बट लगा दिया तो बट का मतलब ही क्या है, उधर उम्मीद पे साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन आगे वाले वाक्य का मतलब बनेगा वो साथ छोड़ेगी। वे नहीं गोट इनटू ट्रबल, लेकिन जब मैं समस्या में पड़ गई तो क्या हुआ, सी टर्न, वो साबित हुई, टर्न आउट साबित हुई टू बी एन। अब क्या साबित हुई भी, अच्छी बंदी या खराब बंदी साबित हुई। साधना खराब हुई, जो साथ छोड़ दे वो, तो साथ छोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड बोलते हैं। फेयर का मतलब अच्छा और वेदर मौसम, फ्रेंड दोस्त। ऐसा दोस्त जो अच्छे मौसम में, सुख के दिनों में आपके साथ रहता है और बुरा वक्त आते ही भग जाता है ना, तो उसको बोलते हैं बेटा फेयर वेदर फ्रेंड। व्हाइट एलिफेंट, ऐसी महंगी चीज जो खर्चीली बहुत ज्यादा है लेकिन जिसका यूटिलाइजेशन कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऐसी चीज को बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। ठीक है ना, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक बहुत ही डिफिकल्ट कोई चीज, ए वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। ठीक है ना, या टफ भी कह सकते हैं जिसको, टफ सिचुएशन या प्रॉब्लम।
सिचुएशन या प्रॉब्लम, कोई समस्या है जिसको हल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए तो उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। क्रैक। ओपन सीक्रेट किसको बोलते हैं? हमारे मन में तो सीक्रेट है लेकिन उस बात का बहुत सारे लोगों को पता चल जाए तो क्या हो जाएगा? इस सीक्रेट एक ऐसा रहस्य दैट इज नोन, जिसका पता चल चुका है, दैट इज नोन, पता चल चुका है जिसका, किसको? बहुत सारे लोगों को, मैनी, उसको बोलते हैं बच्चा, उसको बोलते हैं ओपन सीक्रेट बोलते हैं उसको। ठीक है ना? तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड कौन होते हैं? सुख के साथी और दुख और समस्या आते ही भाग जाते हैं। ठीक है ना? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। हमें वो शब्द पकड़ना है जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर पाए, किससे? अंडरलाइन वर्ड से। जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है इसकी जगह पर हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। तो इंटेंस का मतलब कैसा होता है? इंटेंस का मतलब बहुत सघन, इंटेंस स्टडी। अगर कोई बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है? इंटेंसिव स्टडी चल रही है, तो मतलब वो चीजों को हल्के फुल्के में ले रहा है, बहुत सीरियस और पावरफुल है, बहुत ज्यादा सीरियस और पावरफुल, बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा पावरफुल होना चीजों का। ठीक है ना? बहुत ही इंटेंस लुक भी हो सकती है। कोई आदमी आपकी तरफ अगर उसकी आपकी तरफ जो लुक डाल रहा है, नजर डाल रहा है, अगर वो इंटेंस है तो कैसी होगी? बहुत ही शॉर्प होगी, बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। ठीक है ना? तो बच्चा उसको बोलते हैं पावरफुल। ठीक है? लेजी किसको बोलते हैं? आलसी। हाफ हार्टेड किसको बोलते हैं? पूरे मन से या अधूरे मन से, अनमना, आधे मन से काम करना। फिक्स्ड है तो स्टेशनरी। फिक्स्ड है तो क्या बोल सकते हैं? स्टेशनरी, मतलब स्थिर, एक जगह रुका हुआ, स्टेशनरी। स्टेशनरी में अगर ई लगा दो तो इसका मतलब कुछ और ही बन जाएगा, STATIONERY। स्टेशनरी बना दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल होती है ना स्टेशनरी, ये वो वाला स्टेशनरी होता है। और अगर ए लगा दोगे तो मतलब हो जाएगा एक जगह रुका हुआ, स्टेबल। स्टेबल जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड को क्या बोल सकते हैं? स्टेबल। ठीक है ना? ये हो जाएगा। अच्छा भैया, इसकी जगह एक बोल सकते हैं ऑलरेडी डिसाइडेड। जैसे आपने मैचों में सुना ना कि ये मैच तो ऑलरेडी फिक्स्ड था, तो इसका मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड। फिक्स्ड का मतलब क्या हो सकता है? ऑलरेडी डिसाइडेड, जिसकी हार जीत पहले से तय हो चुकी थी। तो बेटा उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? उसको भी अपने फिक्स्ड बोल सकते हैं। फिक्स्ड के एक दो शब्द और भी हो सकते हैं। नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो हिलता डुलता है, स्वर्व करता है। लेकिन नॉन वोलेटाइल है तो कैसा हो जाएगा? तो हिलता डुलता नहीं है, नॉन वोलेटाइल। इसके लिए आप नॉन वोलेटाइल वर्ड का यूज भी कर सकते हो। ठीक है ना? अनचेंजिंग, इसके लिए आप अनचेंजिंग वर्ड का भी यूज कर सकते हो। चेंजिंग है तो कैसा है? बदलाव, जिसमें बदलाव आता है। अनचेंजिंग किस नेचर का है? जिसमें कोई बदलाव नहीं आता है ना? चलो भी क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें बताना है बेटा एंटोनिम दिए हुए शब्द का। ऑटोनोमी, ये शब्द किससे बना है? ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। नोमोस का मतलब होता है ऑर्डर। नोमोस का मतलब क्या होता है? लॉ या ऑर्डर। लॉ भी कह सकते हैं, ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो ऑटो का मतलब खुद का, सेल्फ, और लॉ एंड ऑर्डर मतलब खुद के नियम और कायदे कानून। ऑटोनोमी किसको बोलते हैं? जैसे इंडिया कैसा कंट्री है? ऑटोनॉमस कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर किसी बाहरी मुल्क के नियम और कायदे कानून नहीं चलते, इंडिया के अपने खुद के नियम कायदे कानून है। तो ऐसी जगह को बोलते हैं बेटा ऑटोनॉमी। किसी पर डिपेंड है कि डिपेंड नहीं है? किसी पर डिपेंड नहीं है ना? तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस। एंटोनिम पूछा है तो क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंस बन जाएगा। अच्छा, स्वायत्तशासी संस्थाएं भी होती है, कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जिन पर अन्य संस्थाओं का प्रभाव नहीं होता, उनका कोई रूल रेगुलेशन उन पर लागू नहीं होता, तो वो संस्थाएं होती है ऑटोनॉमस बॉडीज। ऑटोनॉमस बॉडीज। बॉडीज का मतलब यहाँ पर बेटा संस्था है, बॉडी का मतलब शरीर नहीं है, इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पर बॉडीज का मतलब इंस्टीट्यूट्स, और ऑटोनॉमस है तो स्वायत्तशासी, वे संस्थाएं जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो खुद बनाते हैं। ठीक है ना? ये हो जाएगा। हाँ भाई, डिपेंडेंस किसको बोलते हैं? निर्भरता। जब हम किसी पर डिपेंड कर रहे हैं तो हमारा उस पर रिलायंस हो जाएगा, रिलायंस, रिलाई करना किसी पर। ठीक है ना? रेसिप्रोसिटी भी बोल सकते हैं। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भरता। ठीक है ना? आप मेरी मदद करिए, बदले में मैं आपकी मदद करूंगा, तो रेसिप्रोसिटी हो गया, मतलब हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। ठीक है ना? परमानेंस किसको बोलते हैं? परमानेंट से ही परमानेंस बन गया। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब वो चीजें ड्यूरेबल है, टिकाऊ है, वो लॉन्ग टाइम चलने वाली है। ठीक है ना? कंसिस्टेंसी यानी वो चीजें लंबे टाइम तक चलने वाली है, कंसिस्टेंट है वो चीजें। ठीक है ना? कॉन्टिन्यूटी भी जिसको बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी भी बोल सकते हैं। स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं जिसको, स्टेबिलिटी। अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो चीज कैसी है? स्टेबल है, और स्टेबल चीजों में क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। तो बेटा इस परमानेंस की जगह आप किसका यूज कर सकते हो? स्टेबिलिटी का यूज भी कर सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद में इकोनॉमिकल, कम खर्चा करने वाला। कितना खर्चा करने वाला? बहुत कम खर्चा करने वाला। 5-6 वर्ड लिख रहा हूं, आज सभी के सभी चेक करने आपने। फ्रूगल, प्रोडिगल, प्रोडिगल,
एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। इसके अलावा हो गया लेविश, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इकोनॉमिकल तो आ गया, इकोनॉमिकल तो आ गया, प्रोडिगल भी आ गया, फ्रूगल भी आ गया, और एक्स्ट्रावेगेंट भी आ गया, और लेविश भी आ गया। अब ये दोनों तीनों शब्द, थ्रिफ्ट, एक शब्द और होता है थ्रिफ्ट, थ्रिफ्टी। अब आपको इन चारों पांचों शब्दों के अर्थ आपको देखने हैं। इनमें से कुछ का अर्थ तो है ज्यादा खर्चा करने वाला और कुछ का अर्थ है कम खर्चा करने वाला, सभी का देखना है। इनमें से बहुत बार पेपर में शब्द आता है, ठीक है ना, गौर करिएगा। चलो भी क्वेश्चन नंबर 10 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला शब्द। अकोमोडेट, बेटा आपको ऑलरेडी पता है, सी 2 बार आएगा और एम भी 2 बार आएगा, तो अकोमोडेट की स्पेलिंग में कोई इश्यू नहीं है। कॉन्शियंसस, ये मैंने आपको बताया ना, आपको कॉन्शियंस वर्ड याद रखना है। ये देखो कॉन्शियंस हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या जोड़ना है हमें, TIOUS, इसमें जोड़ना है TIOUS। जब आप TIOUS जोड़ोगे तो ये वाला CE हट जाएगा, है ना। तो यहां तक तो ये नाम क्या बन गया, कॉन्शियन, और यहां पर बन गया शश। यहां तक तो क्या नाम है, कौन और सीएन, कॉन्शियन, और आगे TIOUS का क्या बन गया, शश। तो पूरा नाम क्या बन जाएगा, कॉन्शियंस, ठीक है ना। तो बच्चा ये स्पेलिंग तो कोई इशू नहीं है। मिस्चीवस, मिस्चीवस में बच्चा क्या होता है, आई नहीं होता, ये शब्द है मिस्चीफ। शब्द क्या चीज है, ये मिस्चीफ, ओके। अब अपने को इसमें जोड़ना है OUS। आपको पता है अगर किसी शब्द के लास्ट में F है और उसमें कुछ भी जोड़ोगे तो F हट जाएगा और V बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे नाइफ का क्या बन जाएगा, नाइवज बन जाएगा, थीफ का थीवज बन जाएगा, लीफ का लीवज बन जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चा मिस्चीफ का क्या बन जाएगा, मिस्चीवस बन जाएगा, लेकिन इसमें आई का यूज नहीं होगा। ओस्टेंटेशस, इसका मतलब होता है शो ऑफ करने वाला, दिखावा करने वाला। कैसा, दिखावा करने वाला, शो ऑफ, शो ऑफ। गॉडी, गॉडी। फ्लैशी, फ्लैशी। गैरिश, गैरिश, ठीक है ना। ये हो जाएगा बेटा। इन सभी का मतलब होता है दिखावा करने वाला। प्रिटेंशियस, दिखावा करने वाले के लिए एक शब्द और होता है प्रिटेंशियस। प्रिटेंशन का मतलब होता है दिखावा, और दिखावा करने वाला है तो प्रिटेंशियस बन जाएगा। ये देखो प्रिटेंशियस, दिखावटी, आडंबरी, पाखंडी, ठीक है ना। एक्स्ट्रावेगेंट भी बोल सकते हो, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। अच्छा, ये सारे काम बंदा कर क्यों रहा है, वो बंदा ऐसा है क्यों, सिर्फ दिखावा करने के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे है ना। तो ऐसा आदमी होता है ओस्टेंटेशियस, ठीक है ना। चलो भाई, क्या बन गया, ये अपना उत्तर बन गया मिस्चीवस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किसके लिए, फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो अंडरलाइन किया हुआ शब्दों का समूह है, उसकी जगह में एक शब्द से काम चलाना है। तो ह्यूमर दैट डिस्क्राइब, ऐसा ह्यूमर जो डिस्क्राइब करता है वीकनेस, कमजोरी ऑफ अदर पर्सन, ऐसा मजाक जिसमें दूसरे लोगों की पोल खोली जाती है, दूसरे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, एक्सपोज करते हैं, जिसमें हम लोगों को एक्सपोज करते हैं। लेकिन किस ढंग से, मजाक या ढंग से, मजाक मजाक में, तो उसको बोलते हैं बेटा सटायर, जिसको व्यंग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंग बोलते हैं जिसको। अटायर का मतलब होता है पोशाक, जो हमने कपड़े पहन रखे हैं उसको अटायर बोलते हैं बेटा, ठीक है, क्लोथेस को। कर्स का मतलब आपको पता ही है, अभिशाप, रूइन करना किसी को, रूइन कर देना किसी को, ठीक है ना। अच्छा, और जोक का मतलब आपको पता ही है, मजाक होता है, ठीक है ना। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा अपना सटायर, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अपने देखते हैं 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट। हमें इन चारों वाक्यों में आईएनजी को ऐसी वो वाला वाक्य पकड़ना है जिसमें आईएनजी किसका काम कर रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, यानी जो हमें क्या बता रहा है कि एक्शन किसको बोलती है, वर्ब को बोलती है, जिसमें किसी कार्य का कंटिन्यू चलना बताया जा रहा है। एक नंबर वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, ओव दे रखा है, ओव दे रखा है। ओव के बाद वाला बेटा कभी आईएनजी, ये आईएनजी लगा हुआ शब्द, ये वर्ब। मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूँ, अगर कोई भी आईएनजी लगा हुआ शब्द है और अगर इसके पहले क्या नहीं दे रखा, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा, तो बच्चा ये कभी वर्ब हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ये वर्ब नहीं हो सकता। अगर इसको वर्ब के रूप में यूज करना है तो इसके पहले या तो इजारम लगाओ या वोज वर्ब लगाओ, ठीक है ना, या शैल बी विल बी लगाओ, हैज बीन हैव बीन लगाओ, हैड बीन लगाओ, शैल हैव बीन विल हैव बीन लगाओ, लेकिन इसके पहले आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का तो यूज करना ही पड़ेगा। जब तक आप हेल्पिंग वर्ब का यूज इसके पहले नहीं करोगे तो ये वर्ब है, ये नहीं वर्ब नहीं है फिर ये, है ना। तो देखो इसके पहले कुछ भी इजारम वोज वर्ब नहीं लगा रखा, तो ये यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर नाउन है, ठीक है ना। अगले वाला वाक्य देखो, रीडिंग, ये देखो रीडिंग, इसके पहले कोई वर्ब तो है ये नहीं, तो नेचुरल सी बात है ये भी वर्ब नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इसके पहले वर्ब है ये नहीं, ये भी वर्ब नहीं है, ये क्या यहाँ पर क्या चीज है,
ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन वर्ब नहीं है। और यहाँ पर देखो इजारम आ गया, ये देखो इजारम आ गया, हेल्पिंग वर्ब और साथ में आईएनजी आ गया, और ये देखो एम क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है बेटा। अब ये यहाँ पर एक वर्ब है, और जो क्या बता रही है कि प्रिपेयरिंग वाला काम है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। आई एम प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर शब्द क्या चीज है, एक्शन। प्रिपेयर शब्द है ये एक्शन है, किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है ये एक्शन, आई के द्वारा, ठीक है ना। और प्रिपेयरिंग शब्द बता क्या रहा है कि ये लड़का है ना वो इस प्रिपेयरिंग वाले काम में भी लगा हुआ है। किस चीज के लिए, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में अभी भी लगा हुआ है। समझ में आ गई बात। तो बस ध्यान इतना रखो, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी से पहले जब तक कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तब तक वो वर्ब का काम नहीं करता है। अच्छा, कई बार एक भ्रम भी हो जाता है, देखो जैसे ये लिखा है, मान लिया दिस मूवी इज बोरिंग, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये आईएनजी वाला शब्द ये दिखने में क्या लग रहा है, वर्ब लग रहा है, क्योंकि इसके पहले तो हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है। ये देखो इसके पहले तो हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये इज मेन वर्ब है, यहाँ पर ये इज क्या चीज है, मेन वर्ब है। ये बोरिंग शब्द है, ये क्या चीज है, ये एक्चुअल में एडजेक्टिव है। कारण मुझे बताओ ये बोरिंग है, ये इस मूवी का काम है या इसकी क्वालिटी है। मूवी काम कर रही है क्या लोगों को बोर करने का, या फिर इस मूवी की क्वालिटी है, क्वालिटी है। मूवी कैसी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, इंटरेस्टिंग हो सकती है, बोरिंग हो सकती है, इंट्रिगिंग हो सकती है, ठीक है ना, सुपर्ब हो सकती है, अल्टीमेट हो सकती है। तो बेटा ये तो क्वालिटी है इसकी, तो ये तो एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईएनजी लगा हुआ हर एक शब्द वर्ब नहीं होता, ठीक है ना। और यहां पर देखो इज, जैसे हैरी इज प्लेइंग, हैरी इज प्लेइंग। अब इस वाक्य में देखो यहां पर इज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग है ये मेन वर्ब है। कारण ये प्लेइंग शब्द है ये इस हैरी लड़के की क्वालिटी बता रहा है या इसका एक्शन बता रहा है, काम बता रहा है। इसका काम बता रहा है कि हैरी कोई लड़का है जो कर क्या रहा है, प्ले करने का काम कर रहा है, तो इसलिए ये मेन वर्ब है और ये इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। दो वाक्य लिख के छोड़ रहा हूं, उन पर गौर करना। एक तो है स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स इज आएगा इसमें या आर आएगा, आर हार्मफुल टू हेल्थ, ठीक है। अब आपको एक तो ये बताना है यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा, दूसरा यहाँ पर ये बताना है कि ये स्लीपिंग शब्द यहाँ पर नाउन है या एडजेक्टिव है। अगर ये नाउन है तो इसको जिरेंड बोला जाएगा, अगर ये नाउन है तो जिरेंड होगी, और एडजेक्टिव है तो ये पार्टिसिपल होगा, ठीक है। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, जैसे रीडिंग नॉवेल्स, ये वाला वाक्य देख लो, रीडिंग नॉवेल्स, इसमें आपको बताना है कि ये यहाँ पर जिरेंड है या पार्टिसिपल है, ये जिरेंड है या पार्टिसिपल है। यहाँ पर भी आपको यही चीज बतानी है, ठीक है। अगर जिरेंड है तो नाउन है और पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव है, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं भाई। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द का हमें सिनोनिम बताना है बच्चा। एक्सेप्शनल चीजें कैसी होती है, एक्सेप्शन किसको बोलते हैं, अपवाद। मतलब हमने कोई 20-30 रूल पढ़ लिया और उसमें एक वाक्य ऐसा आ जाए जिसमें कोई नियम लागू ही नहीं हो रहा, तो वो क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसको बोलते हैं, असाधारण, जो बाकी औरों से हटकर होता है ना। तो नॉट यूजुअल, उसको क्या बोलेंगे, नॉट यूजुअल, जो आम जैसा नहीं है, मतलब बेटर देन एवरेज। बाकी जो एवरेज है ना उन सभी से ये बेहतर है, बेटर देन एवरेज। आगे बात समझ में। तो ऐसा क्या होता है बेटा, रेयर, ठीक है, यूनिक, ठीक है। ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है बेटा। तो बताओ क्या बनेगा भाई, आउटस्टैंडिंग। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है स्टैंड आउट, इसको बोल सकते हैं स्टैंड आउट, यानी वो भीड़ में है या मतलब भीड़ से बाहर खड़ा है। स्टैंड आउट चीज है, वो भीड़ से बाहर खड़ी है। भीड़ से बाहर क्यों खड़ी है, यूनिक है वो अपने आप में, इसके लिए अपन यूनिक भी यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब बन जाएगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। अच्छा, और इमोशनल किसको बोलते हैं, सेंटिमेंटल आदमी, भावुक आदमी, ठीक है। अच्छा, ट्रिवियल किसको बोलते हैं, तुच्छ बातें, पेटी मैटर्स, पेटी बोले तो अनइम्पोर्टेंट, पेटी का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट मैटर्स, पेटी मैटर्स भी कह सकते हैं और अनइम्पोर्टेंट मैटर्स भी बोल सकते हैं बेटा। इसके लिए एक प्यारा सा शब्द होता है ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातें, ट्राइफल्स, जिसको ट्रिफलिंग्स भी बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइफलिंग्स या ट्रिफलिंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल का मतलब आपको पता है, ये कंप्लीट हो गया, फुल हो गया, थोरो हो गया, लेकिन इसके लिए बढ़िया सा शब्द होता है थोरो, ये याद रखा करो, थोरो, इसका मतलब होता है टोटल या कंप्लीट, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन 14 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिल इन द ब्लैंक। हमें सही शब्द, सही स्पेलिंग वाला शब्द देखना है। तो इसमें बेटा ज्यादा दिमाग मत लगाओ। डिफ्यूज की स्पेलिंग ये वाली होती है, DIFFUSE, डिफ्यूज, DIFFUSE, डिफ्यूज। और डिफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड, फैलाना। अच्छा, इसके लिए 2-3 शब्द और बता रहा हूँ, ज्यादा बात करने वाले को भी आप डिफ्यूज बोल सकते हो, जैसे प्रोलिक्स,
जिसमें बहुत ज्यादा शब्दों का यूज कर रखा हो, प्रोलिक्स, या जिसको बोल सकते हैं आप वर्बोस, जिसको आप बोल सकते हैं वर्बोस, शब्दों से भरा हुआ, उसको भी डिफ्यूज बोल सकते हैं, ठीक है ना। तीन शब्द लिख के छोड़ रहा हूं, आज खुद ने देखने हैं। इन्फ्यूज, इन्फ्यूज, इफ्यूज, एक होता है इफ्यूज, एक होता है सफ्यूज। आपको इनमें से आने वाले जमाने में, आने वाले पेपरों में आपको इनमें से शब्द मिल जाएंगे, सफ्यूज, इफ्यूज, इन्फ्यूज और डिफ्यूज। तो इन तीनों को भी आपने आज गौर करके देखना है, ठीक है ना। चलो भी क्वेश्चन नंबर 15 चेक करें क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। कोई अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है बेटा और हमें उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, बदलना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, शिवमणि इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिशियन, किसके रूप में, इलेक्ट्रिशियन के रूप में, फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, पास्ट 22 ईयर्स। अब पास्ट की जगह बेटा आप क्या लगा सकते हो, लास्ट भी लगा सकते हो। पास्ट की जगह आप क्या लगा सकते हो, बिल्कुल लास्ट भी लगा सकते हो। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ पास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिन से, और मैं ये भी बोल सकता हूँ लास्ट 2 डेज, ठीक है ना। अच्छा अब एक बात सुनो, अगर सिंस आ जाए, फोर आ जाए, ऑल आ जाए और आगे टाइम बताने वाला कोई शब्द आ जाए, जैसे यहाँ पर 22 ईयर्स है, इवनिंग होता, मॉर्निंग होता, मंडे होता, सन 2000 होता, सन 2020 होता, तो किसका यूज करना पड़ेगा हमें, इसके पहले हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना पड़ेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और कई बार परफेक्ट टेंस भी लगाना पड़ सकता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लगाना पड़ेगा, हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लगाना है, हैड बीन प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लगाना है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस आईएनजी। तो बच्चा क्या आ जाएगा, हैज बीन वर्किंग हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चों को लगेगा कि जब यहाँ पर लास्ट लिखा हुआ है तो फिर ये वाक्य पास्ट का क्यों नहीं है, ये काम पास्ट का नहीं है, क्योंकि इसको कितने साल हो गए, 22 साल, लेकिन वर्क तो वो आज भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी इसमें दिया हुआ समय वो तो पूरा हो गया, लेकिन जो एक्शन है वो तो अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो बच्चा हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हैज बीन वर्किंग का। एक दिन एक वाक्य मैंने पहले भी लिखा था, आज फिर से लिख के छोड़ रहा हूं, आई नोट पे बिल्स सिंस लास्ट दिसंबर। लो भैया सिंस फॉर या प्लस टाइम आ गया, लो भैया सिंस फॉर या प्लस टाइम आ गया और नोट पे दे रखा है। दो ऑप्शन है, एक तो हैव नॉट पेड है और एक है हैव नॉट बीन पेइंग। बताओ दोनों में से कौन सा आएगा, हैव नॉट बीन और पेइंग। बच्चा लोग आपको बताना इन दोनों में से सही कौन सा है, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा भाई। अच्छा एक वाक्य और लिख देता हूं, आई नो हिम फॉर 2 ईयर्स। देखना भाई इसमें आंसर क्या आना चाहिए, क्या आंसर आएगा आप खुद चेक करना इसमें, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा अब हमें बनाना है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, शैल विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म दे रखी है, ठीक है ना। मोडाल के साथ कौन सी फॉर्म दे रखी है, पहली फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मोडाल प्लस बी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो बच्चा सबसे पहले तो देखो विल, उसके बाद में क्या होना चाहिए, बी। अच्छा जिस वर्ब के लास्ट में एनडी लिखा हुआ आ जाए उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनती है, एनटी लगा दो। जैसे स्पेंड है तो क्या बन जाएगा, स्पेंट बन जाएगा। लैंड है तो क्या बन जाएगा, लेंट बन जाएगा, ठीक है ना। सेंड है तो क्या बन जाएगा, सेंट बन जाएगा। तो देखो विल बी सेंट, जिसमें भी विल बी सेंट लिखा हुआ वही हमारा उत्तर हो जाएगा। वुड दे रखा है और ये रहा विल बी सेंट, ये रहा, इसमें हैव लगा रखा है और इसमें वुड लगा रखा है, तो आंसर हमारा 3 नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी वर्ब के लास्ट में एनडी लगा रखा हो ना, जैसे सेंड है, तो बच्चा और सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनानी है, एनडी का एनटी बना दो, वही सेकंड बन जाएगी और वही थर्ड बन जाएगी, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है बेटा, कई सारे शब्द मिलेंगे और हमें उनकी जगह एक शब्द का यूज करना है। माई फादर ऑलवेज टेल्स, मेरे पापा हमेशा बताते हैं, अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज। अमेजिंग और ट्रू, अम्यूजिंग भी है, मनोरंजक भी है और सच्ची भी है। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन की, एट बेड टाइम, और वो कहानियां सुनाते कम है, बेड टाइम पे सुनाते हैं, है ना। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, कहानी कैसी है, सच्ची, और वो किसी बंदे के बारे में है, किन के बारे में है, अपने ही बचपन के बारे में। जो फादर है ना, ये फादर है, इन फादर साहब के खुद के बचपन के बारे में है। तो सच्ची कहानी है, झूठी कहानी है, सच्ची कहानी है। सच्ची कहानियों को बोलते हैं बेटा एनेक्डोट्स। किससे, किससे, है ना। अगर कोई बंदा आपको किस्सा सुना रहा है तो वो राजा महाराजाओं का नहीं होता, बल्कि वो सच्ची घटना पर आधारित होता है, ठीक है। किसी सच्चे व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है और सच्ची घटना पर आधारित भी हो सकता है, ठीक है ना। एक होता है फेबल और एक होता है पैरेबल।
एक होता है फेबल और एक पेरेबल। ये दोनों ही शॉर्ट स्टोरीज होती है, लेकिन उनमें क्या होता है, ये टीच करती है लेसन, टीच ए लेसन, ये कोई हमें सबक सिखाती है या ये हमें कोई मोरल लेसन सिखाती है, ठीक है ना। जैसे खरगोश कछुए वाली कहानी है, तो उसमें हमें लास्ट में क्या शिक्षा मिलती है, धीमा लेकिन लगातार चलने वाला दौड़ जीतता है, तो ये हमें शिक्षा मिलती है। उनको बोलते हैं फेबल्स और पैरेबल्स। अंतर क्या है, फेबल्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, फेबल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चा एनिमल्स होते हैं। कैरेक्टर्स कौन होते हैं, एनिमल्स। और पैरेबल्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, पैरेबल में कैरेक्टर्स कौन होते हैं बेटा, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, ह्यूमंस जिसमें क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो बच्चा पैरेबल होता है। और जानवर अगर स्टोरी में कैरेक्टर्स है तो फेबल हो जाएगा। सोनेट किसको बोलते हैं अभी, सोनेट, सोनेट होता है 14 लाइन की कविता, ए पोइम कंटेनिंग 14 लाइन्स, 14 लाइनों की कविता, ठीक है ना। ये दो प्रकार की होती है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक तो होती है जिसमें 4 लाइन के 3 स्टेंजा होते हैं, और एक 2 होता है 2 लाइन का, तो कितनी हो गई, 14 लाइनें। एक 2 प्रकार का होता है जिसमें 8 लाइन का ऑक्टेव होता है और 6 लाइन का सेस्टेट होता है। तो हमें कौन सा लिटरेचर पढ़ना, आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, सीधा याद रखो। सोनेट होती है एक शॉर्ट पोइम, सॉन्ग भी कह सकते हैं, और एक पोइम भी कह सकते हो जिसको, और जिसमें लाइनें कितनी होती है, जिसमें लाइनें होती है सिर्फ 14, ठीक है। हाँ, एलेग्री, एलेग्री क्या चीज होता है बेटा, एक छोटी कोई स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी होती है या कोई नाटक होता है, और जिसमें कैरेक्टर किनको बनाया होता है, जो मानव के अंदर गुण होते हैं ना, दया, प्रेम, त्याग, स्नेह, क्रोध, है ना, इनको क्या बना रखा होता है, इनको कैरेक्टर बना रखा होता है। जैसे एक लड़की है, उसको क्या बना जाएगा, बना ये दया है। एक कोई आदमी होगा, उसको क्या बना दिया जाएगा, ये धर्म है। जैसे एक घर में लक्ष्मी और संपत्ति रहते थे, आपने अपनी दादी नानी से कहानी सुनी होगी कि एक घर में लक्ष्मी और संपत्ति रहती थी। लक्ष्मी एक दिन रूठ के चली गई तो संपत्ति वही रह गई। तो कुछ दिन बाद में लक्ष्मी भी वापस लौट के आ गई, बोली कि जब जहां संपत्ति है मुझे लक्ष्मी को तो आना ही पड़ेगा। तो वहां पर वो लक्ष्मी और संपत्ति क्या है, कैरेक्टर्स बना रखे हैं उसमें, ठीक है ना। तो ऐसी कहानियों को क्या बोलते हैं, एलेग्रीज बोला जाता है, एलेग्री बोला जाता है उसको, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चा क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट। हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसको, अंडरलाइन किए हुए पार्ट को, ठीक है ना। तो इसने दे रखा है हैंगिंग, हर थिनिंग, थिन मतलब पतले, ग्रे हेयर सफेद बाल, हैंग कर रहे थे। हैंग का मतलब होता है झूलना, कहां पर, उसके माथे पर। और बोनी है तो कैसा, हड्डियों वाला, हड्डियों वाला बोनी मतलब हड्डियों वाला। तो बाल झूल रहे हैं बेटा, वो हैंग नहीं बोलती उसको। हैंग तो वो होता है जैसे कोई पैग का मतलब खुंटी, कोई खुंटी वगैरह पे कोई चीज, मतलब कोई कपड़ा कुर्ता वगैरह टांग रखे होते हैं, वो हैंग करते हैं, या रस्सी पे कोई चीज टांग रखी है वो हैंग करती है। बाल है तो वो होते हैं स्ट्रैगलिंग ओवर, स्ट्रगल ओवर करना, और वो भी कैसे, एकदम उलझे हुए, ठीक है ना। उसको बोलते हैं स्ट्रगल ओवर करना, ठीक है ना। अर्ज अहेड का मतलब होता है किसी से निवेदन करना, हाँ शाबाश, और बताओ यार, इससे आगे की कहानी और सुनाओ। तो मतलब किसी को एनकरेज करना, टू एनकरेज, किसी बंदे को एनकरेज करना, टू मूव अहेड, आगे बढ़ने के लिए, टू मूव अहेड मतलब और बता यार, और बताओ, यहां तक तो बढ़िया, और बताओ, उसमें बोलते हैं अर्जिंग अहेड। अच्छा, सिंकिंग फ्रॉम, सिंक का मतलब होता है नीचे गिरना या डूबना, कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है उसको बोलते हैं सिंक फ्रॉम। फॉल अबाउट का मतलब होता है इतनी हंसी आना कि आप उस पर कंट्रोल ही ना कर पाओ। टू लाफ अनकंट्रोलेबली, टू लाफ मतलब हंसना, और कैसे, अनकंट्रोलेबली, अनियंत्रित रूप से हंसी आना, ठीक है। ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, जिसको अपन बोल सकते हैं ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, ठहाका लगाना, ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, बाल है ना, तो बाल झूल रहे हैं ना, तो बाल झूलने के लिए क्या बोलते हैं, स्ट्रैगल ओवर। और वो भी किस कंडीशन में है, अनटाइडी, साफ सुथरे नहीं है, एकदम टेंगल्ड है, बिल्कुल टेंगल्ड मतलब उलझे हुए बाल, अनटाइडी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट स्पॉट्स द एरर इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का गलत यूज कहां कर रखा है, स्पॉट करना है, पता लगाना है एरर, गलती इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विद रनिंग। बेटा गुड के साथ विद नहीं आता, आप कोई काम करने में अच्छे हो तो गुड एट, ठीक है। आप कोई काम करने में ठीक नहीं हो तो बैड एट। और इसने देखो बच्चा क्या दे रखा है, गुड विद दे रखा है, तो गुड एट होना चाहिए, ठीक है ना। दीपा और सीमा दोनों दौड़ने में अच्छी है, बट दीपा इज ऑल्सो गुड, लेकिन दीपा एक काम में और भी अच्छी है, कैचिंग द बॉल, लेकिन वो बॉल को कैच भी अच्छे से कर सकती है। एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन टाइम। अच्छा, थ्रो के साथ है, कईयों को ये लगेगा कि थ्रो 8 होना चाहिए, यहाँ पर 2 क्यों आया, तो मैं बता देता हूं आपको, इसके पीछे 2 चीजें होती है। एक तो होता है थ्रो 8, एक होता है थ्रो 2।
अगर आप किसी को मारने के लिए पत्थर या बॉल फेंक रहे हो तो थ्रो 8 कर रहे हो, थ्रो 8 कर रहे हो। किसके लिए? आप किसी कुत्ते को मारने के लिए आपने पत्थर फेंका तो थ्रो 2 किया या थ्रो 8 किया? थ्रो 8। अगर आपने किसी को कैच करवाने के लिए कोई चीज उसकी तरफ फेंकी है तो थ्रो 2 है। जैसे बॉलर बॉल करने जाता है तो फील्डर बॉल उसको थ्रो 8 करता है या थ्रो 2 करता है? थ्रो 2 करता है, ले भी कैच कर ले तू, फिर बॉल दोबारा और बॉल फेंक, है ना। इसी प्रकार होता है शाउट 8, शाउट 8 और शाउट 2। अगर आप किसी को गाली गलौज कर रहे हो तो शाउट 8 कर रहे हो, और अगर शाउट 2 है तो आवाज दिए, अरे मोहन इधर आओ, तो आई शाउटेड 2 मोहन। और अगर मैं उस पर चीख चिल्ला रहा हूं तो आई शाउटेड 8 मोहन। तो बेटा याद रखना है शाउट 8 और शाउट 2, थ्रो 8 और थ्रो 2। ज्यादातर बच्चों को ये लगेगा कि यहाँ पर थ्रो के बाद में 2 नहीं, थ्रो के बाद में 8 आना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पर वो बॉल है वो सही कोने की तरफ फेंक रही है तो टारगेट है उसका, वो गुस्से में थोड़ी ना फेंक रही है वहां पे, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैचिंग द बॉल नहीं सीमा, बहुत गुड 8, गुड 8, तो गुड विद वाला यही हो जाएगा, यहाँ पर 8 होना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है हमें? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बच्चा पैसिव दे रखा है और हमें एक्टिव बनाना है, तो यहाँ पर वाई का तो क्या रहेगा? वाई। अच्छा, आर के साथ आपको क्या दे रखा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इज आर एम के साथ, अगर इज आर और एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो क्या बना दो? या तो वर्ब की पहली फॉर्म बना दो, या पहली फॉर्म में एस या ईएस लगा दो। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव है तो डू या डज लगा दो। इजारम का क्या बना दो? डू डज बना दो। और अगर इजारम वोजवर के बाद में आईएनजी दे रखा हो, जैसे यहाँ पर वोज, अगर इजारम के साथ साथ वोजवर भी होता, इन पांचों में से कोई भी है और बाद में या तो आईएनजी आ जाए और या बीइंग आ जाए, तो आपको इजारम वोजवर को चेंज नहीं करना। चाहे एक्टिव से पैसिव बनाओ और चाहे पैसिव से एक्टिव बनाओ। अगर वाक्य में या तो इजारम दे रखा है और या वोजवर दे रखा है, लेकिन साथ में या तो वर्ब में आईएनजी जोड़ रखा है और या बीइंग दे रखा हो, तो इजारम वोजवर को चेंज नहीं करना। लेकिन यहाँ पर तो देखो आर के साथ ना तो आईएनजी है और ना बीइंग है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अब हमें आर को किस में चेंज करना पड़ेगा? या तो डू बनाओ और या डज बनाओ। मैं दोनों ही बना देता हूं, डू भी और डज भी, ठीक है ना। अब यूअर यू, अब देखो यहां पर क्या दे रखा है? यू दे रखा है। यू किसकी जगह पर आ जाएगा? हर की जगह पर। तो हर का क्या बन जाएगा यहां पर? शी। और ये यू किसकी जगह पर आ जाएगा? ये हर की जगह पर यहां पर आ जाएगा यू, ठीक है ना। अच्छा, अब रिपीटेडली का तो रिपीटेडली लगा दो, यहाँ पे रिपीटेडली लगा दो, ठीक है ना। और डू डज के साथ मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है? कॉल्ड, तो यहाँ पर कॉल लगा दो। तो जिसमें भी डू, अच्छा सब्जेक्ट कौन है अपना यहाँ पर? शी, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये कौन है? मेन वर्ब है, और इनके बीच में कौन है? ये वाला हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट शी है तो इसके लिए क्या लगा दो? डज लगा दो। तो वाई डज शी जिसमें भी लिखा है वो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा वाई डज शी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा। इस रिपीटेडली को आप चाहो तो सबसे लास्ट में भी ला सकते हो, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 21 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है? इसने दे रखा है इन द फॉलोइंग पेसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया है पेसेज में। रीड द पेसेज केयरफुली, पेसेज को केयरफुली पढ़ना है हमें, एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन भरना है, फिल इन ईच ब्लैंक, और प्रत्येक ब्लैंक में, है ना। तो देखो क्या दे रखा है? द लिम्स, भुजाएं, लिम्स किसको बोलते हैं? भुजाएं ऑफ द फ्लाइंग स्क्विरल, एक स्क्विरल जो क्या करती है? फ्लाई करती है, उसकी लिम्स क्या होती है? इंटरलिंक। इंटरलिंक का, लिंक का मतलब जुड़ी हुई, इंटर है तो आपस में एक दूसरे से लिंक करी हुई, विद मेम्ब्रेन्स, किससे जुड़ी होती है? मेम्ब्रेन से, झिल्ली से, ठीक है ना। वेन द क्रेचर, जब वो प्राणी, क्रेचर किसके लिए यूज हो रहा है? इस फ्लाइंग स्क्विरल के लिए। क्या करता है? इनटू द एयर, हवा में। जब ये फ्लाइंग करने वाली है, फ्लाई करने वाली है, तो ये हवा में क्या करेगी? फ्लाई तो करेगी ना, फ्लाई करेगी। तो फ्लाई करने को क्या बोलेंगे? क्रॉस थोड़ी ना करेगी, हर्डल, बाधा थोड़ी ना डालेगी। हर्डल का मतलब होता है बाधा डालना, हर्डल का मतलब होता है ऑब्स्टेकल करना किसी काम को, ऑब्स्टेकल करना, ठीक है ना। हिंडर करना, ठीक है, हैम्पर करना, ठीक है ना। इसका मतलब तो ये हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। अच्छा, स्प्रिंग का मतलब होता है, स्प्रिंग के दो तीन अर्थ होते हैं, एक तो बसंत ऋतु, और एक स्प्रिंग का मतलब फॉल भी होता है, झरना भी होता है। स्प्रिंग का मतलब फॉल, या जिसको आप वाटरफॉल भी बोल सकते हो, वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल, ठीक है। तो वो क्या करेगी? छलांग लगाएगी। लीप का मतलब छलांग लगाना, ठीक है ना। तो जब वो हवा में क्या करेगी? छलांग लगाएगी, क्योंकि जब वो फ्लाई करने वाली, उड़ने वाली है तो छलांग लगाएगी वो। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? लीप्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? उड़ने वाली गिलेरी, गिलेरी क्या करती है? उसकी जो लिम्स बुझाई है वो इंटरलिंक होती है मेम्ब्रेन से। वेन द क्रेचर, जब वो जीव क्या करता है? छलांग लगाता है हवा में, तो क्या होता है? द मेम्ब्रेन ओपन्स, तो उसकी वो जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो ऐसे खुल जाती है, ठीक है ना। एंड द स्पिरल सीम्स, और वो स्पिरल क्या करती हुई प्रतीत होती है? सीम का मतलब प्रतीत होती है। क्या करती हुई प्रतीत होती है भाई? वो प्रतीत होती है टू स्विफ्टली, स्विफ्टली मतलब बहुत तेजी के साथ, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ क्या करती हुई नजर आती है भाई? ऊपर से
ऊपर की टहनी से नीचे वाली टहनी की तरफ क्या करती नजर आएगी? स्केट किसको बोलती है? वो बर्फ पे चलने वाली जूते होती है ना, उनसे आप क्या करते हो? स्केट करते हो, ठीक है ना। स्किम का मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ना किसी चीज को। न्यूज पेसेज पढ़ते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? उसमें स्किमिंग करना सिखाते हैं ना, जल्दी जल्दी पढ़ना सीखो। ग्लाइड, ग्लाइड का मतलब होता है हवा में उड़ना। ग्लाइडर जानते हो ना, ग्लाइडर, पैराग्लाइडर और ग्लाइडर होती है। तो ग्लाइड का मतलब ही क्या होता है? हवा में उड़ना। और व्हील का मतलब होता है पहिया। तो बचाओ, वो ऊपर से नीचे की तरफ क्या करेगी? जब वो फ्लाई करने वाली है तो वो ग्लाइड ही करेगी ना। ग्लाइड का मतलब ही क्या होता है? उड़ना होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइड हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अभी देखते हैं। वो क्या करेगी? ग्लाइड करेगी इनटू द एयर। वो क्या करेगी भैया? सीम्स टू ग्लाइड, वो उड़ती हुई नजर आती है स्विफ्टली, तेजी से डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। दिस मूवमेंट गिव्स, ये उसका मूवमेंट गिव देता है ऑफ द फ्लाइट, उड़ने का। उड़ने का क्या पैदा होता है इससे? फैंसी का मतलब कल्पना, सस्पिशन डाउट, अफेक्ट प्रभाव, और इंप्रेशन नकली प्रभाव, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें ओव के पहले में जो शब्द चाहिए वो क्या चाहिए? नाउन चाहिए। आपको पता ही है कि अगर ओव दे रखा हो तो इसके बाद वाला और इसके पहले वाला दोनों हमेशा नाउन होना चाहिए। तो अफेक्ट है, ये तो नाउन है नहीं, ये तो वर्ब है, ये तो वर्ब है। अफेक्ट होता है, ये तो वर्ब होती है। अफेक्ट है ना, ये तो वर्ब होती है। अगर आपको एस जोड़ना है, ईडी जोड़ना है तो अफेक्ट में जोड़ो। इफेक्ट है, ये नाउन होता है। इफेक्ट है, ये नाउन होता है ना। तो अफेक्ट तो कट गया। तो अब मुझे बताओ कि हमें उसके उड़ने का क्या लगता है? भ्रम लगता है। दिस मूवमेंट, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो हमें क्या होता है? भ्रम पैदा होता है, नकली नकली भ्रम को, इल्यूजन। इल्यूजन को क्या बोलते हैं? इंप्रेशन बोलते हैं। इल्यूजन, भ्रम, इल्यूजन, भ्रम। हमें क्या भ्रम होता है? जैसे वो उड़ रही है ना, तो और फ्लाइट उड़ने का, तो जब वो ऊपर से नीचे जब वो मूव करती है ना तो हमें एक भ्रम पैदा होता है किस चीज का? फ्लाइट। इंप्रेशन पता है किसको बोलते हैं? आपने कोई अच्छा काम किया, एक बार कोई बढ़िया काम किया, और अगली बार हम मन में ये करके बैठ गए कि अब मोहन ये काम करेगा या रजत काम करेगा तो वो तो बढ़िया ही करेगा, क्योंकि हम आपकी पिक्चर पहले से दिमाग में लेके बैठे हैं। तो जो पहले से पिक्चर दिमाग में लेके बैठे होते हैं उसको इंप्रेशन बोलते हैं, इंप्रेशन बोलते हैं। तो हमने उसको ऊपर से नीचे छलांग लगाते हुए देखा तो अब हमें भ्रम हो रहा है कि वो फ्लाइट कर रही है, वो उड़ रही है, ठीक है ना। हाँ भाई, अब इसके बाद में देखो आगे क्या दे रखा है। इसके बाद में इसने दे रखा है हाउएवर। अब इसका उल्टा बोला जाएगा। आगे इधर जो भी लिखा है ना, अब इसका उल्टा स्टेटमेंट होगा, क्योंकि आपको पता है जब हाउएवर लिखा जाए, बट लिखा जाए, येट लिखा हुआ आ जाए, स्टिल लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना, नेवरदीलेस लिखा आ जाए, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो इसके पहले वाला और इनके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, अपोजिट होता है, ठीक है ना। हाउएवर इट इज नॉट फ्लाइंग रियली, लेकिन ये सच में उड़ नहीं रही होती है। अब देखो क्या लिखा है, नॉट फ्लाइंग, उड़ नहीं रही है, रियली, सच में उड़ नहीं रही है, तो क्या है? भ्रम ही तो हो रहा है ना, हमें उसके उड़ने का भ्रम हो रहा है। और भ्रम को क्या बोलते हैं? इंप्रेशन बोलते हैं। भ्रम को क्या बोलते हैं? इंप्रेशन बोलते हैं। इसीलिए मैंने वहां पर कौन सा शब्द यूज किया था? इंप्रेशन यूज किया था। इट इज ए इन द एयर, ये हवा में क्या चीज है भाई उसका? फ्रॉम ए हायर लेवल, कहां से? ऊंचे से, जब वो नीचे, फ्रॉम से हायर लेवल, वो ऊंची टहनी से नीचे की टहनी की तरफ आ रही है, तो ये क्या चीज है? एक मोशन है, एक वेव है, एक साइन है, प्रोग्रेस है। क्या चीज है भाई? गति करी है ना उसने, गति करी है, तो गति को क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। गति के नियम तो आपने पढ़े हैं, तो उसमें मोशन का मतलब ही क्या होता है? गति होता है। वेव का मतलब लहर होता है, साइन का मतलब संकेत होता है, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति या उन्नति होती है किसी चीज की, है ना। तो क्या हो जाएगा? मोशन है। वो उड़ नहीं रही है बल्कि वो मोशन है, एक ऊपर से नीचे की तरफ मोशन कर रही है वो, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो क्या देखते हैं। इसने दे रखा है आगे, इट इज ए मोशन इन द एयर, ये हवा में एक मोशन, गति है, फ्रॉम ए हायर लेवल, ऊंचे लेवल से। इट इज ऑल्सो नोट वर्दी, ये भी नोट करने के लायक बात है, दैट ए स्क्विरल, कि ये गिलहरी कैन नोट क्या नहीं कर सकती है? इट्स डायरेक्शन, अपनी दिशा को, वाइल इट इज फ्लाइंग मोड, जब ये कौन से मोड में होती है? जब ये उड़ रही होती है। और एक्चुअल में तो उड़ती है ही नहीं, एक्चुअल में तो उड़ नहीं रही होती, वो छलांग लगा रही होती है, बस हमें उड़ती हुई लगती है। तो जब वो ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रही होती है तो वो क्या नहीं कर सकती? अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष, कुशल, मास्टर, किसी चीज का, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अडेप्ट। कुशल, किसी काम में, स्किलफुल आदमी, स्किलफुल, ठीक है। अच्छा, रिप्लेस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, बदलना। किसी बंदे की जगह या किसी बंदे की जगह हमने दूसरा बंदा लगा दिया, और किसी बुक की जगह दूसरी बुक लगा दी, तो हमने उसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं सिट इन फॉर, सिट इन फॉर, ठीक है ना। स्टैंड इन फॉर, स्टैंड इन फॉर भी कह सकते हैं, स्टैंड इन फॉर भी कह सकते हैं। कट आउट भी कह सकते हैं, कट आउट। सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं जिसको, बदल देना, किसी और की जगह पर किसी और को लगा देंगे तो हमने क्या कर दिया? उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, अडॉप्ट का मतलब गोद ले लेना। अडॉप्ट का मतलब किसी के बच्चे को, किसी के जानवर को हमने कानूनी रूप से
ग्रहण कर लिया अपनी फैमिली में तो हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, या हमने किसी के रीति रिवाज है उनको अपना लिया तो भी उसको अडॉप्ट करना बोलते हैं। अडॉप्ट का मतलब होता है इम्ब्रेस कर लेना, इम्ब्रेस कर लेना, इम्ब्रेस कर लेना, ठीक है। ये भी है बेटा यहाँ पे इम्ब्रेस, ठीक है ना। इसके अलावा एस्पाउज कर लेना, इसको एस्पाउज करना भी बोल सकते हो, साथ रखना उसको एस्पाउज भी बोल सकते हो। स्वेप का मतलब होता है बदलना, कार्ड स्वेपिंग होता है ना, तो स्वेप का मतलब होता है बदलना। तो वो क्या नहीं कर सकती, जब वो ऊपर से नीचे की ओर मूव करती है तो वो क्या नहीं कर सकती, अपनी दिशा भी नहीं बदल सकती। इट कैन नॉट स्वेप इट्स डायरेक्शन, ये अपनी दिशा को बदल नहीं सकती। अगर उड़ रही होती तब तो क्या करती, पक्षी उड़ती है तो वो तो डायरेक्शन चेंज कर सकती है, लेकिन गिलेरी ने क्या किया, छलांग लगाई थी, उड़ नहीं रही थी, इसलिए वो दिशा भी नहीं बदल सकती। तो वो बदलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वेप करना। जैसे कार्ड स्वेपिंग होता है ना, कार्ड स्वेपिंग होता है ना। तो बेटा ये हमारा आज का सॉल्यूशन था। अगले सॉल्यूशन के साथ, अगले पेपर के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक आप बढ़िया से अच्छे से हार्ड वर्क करिए। जो चीज़ें देख रहे हो पुराने वाले पेपर है उनको बार बार रिपीट करिए और वो के पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है।